हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिसका उपविषय भूगोल है, ज्योग्राफी, इसके भूगोल के अंतर्गत पाठ 5 भारत उद्योग धंधे, यानी भारत में उद्योग धंधों का विकास, इसके बारे में पूर्ण रूप से समझाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना है, किताब में जाकर के घर पर पढ़ना है। तो सबसे पहले परिचय की दृष्टि से हम आपको बताएंगे कि उद्योग धंधे क्या हैं। हम जो भी वस्तु देखते हैं, हमारे आसपास बनी हुई कुर्सियाँ, मेज, पंखे, मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी, शेफ, ये अनेक वस्तुएं हम देख रहे हैं। इन सब में जो बनाने के लिए इनको बनाया जाता है, वो किसी ना किसी कारखाने में इनको बनाया जाता है, और वो कारखाना उद्योग धंधों के अंतर्गत आता है। उद्योग यानी किसी कच्चे माल से या किसी वस्तु से दूसरे प्रकार की वस्तु बनाना, ये उद्योग धंधों के अंतर्गत आता है। जैसे हमें कृषि के अंतर्गत जो कच्चा माल होता है, गन्ना, तो उससे हम फैक्ट्री में जाते हैं और उससे बाद में उसे रस पिलता है, उसके बाद उससे चीनी बनाई जाती है, तो वो चीनी उद्योग हुआ। ठीक इसी प्रकार से लोहा इस्पात, जब लोहा कच्चा खोदा जाता है तो उसको खुदाई करके लोहा अस कहते हैं, किंतु बाद में उसको मशीनों में संशोधित करके और उस लोहे को अनेक प्रकार के कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी ताप भट्टियों में उसको गलाया जाता है और उस द्रव के रूप में उसको बहा देते हैं नालियों में। और अनेक प्रकार के सांचे होते हैं, उन सांचों में उनको तरल रूप में भेज देते हैं। बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जम जाता है, जैसे चादर के रूप में है, गाटर के रूप में है, मशीनों के पुर्जे हैं, कल कारखानों के पुर्जे हैं, कृषि यंत्र के पुर्जे हैं, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की वैरायटियों की मशीनों के पुर्जे उसमें बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने दीपावली को देखा होगा, चीनी के बक्खर से अनेक प्रकार के नमूने सांचे के खिलौने बनाए जाते हैं, जिनको बत्तख, चिड़िया, हाथी, घोड़ा आदि आदि प्रकार के अनेक वैरायटियों में बांट करके खिलौनों के रूप में रखा जाता है, और वो ठंडे होकर के उस सांचों में निकाल लेते हैं और बाद में आपके सामने आ जाते हैं, जो खिलौनों के रूप में बिकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से लोहे से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, और वो तरल पदार्थ बना करके ताप भट्टियों में गला करके उसको अब ऊंचे ताप में फिर वो सांचों में भेज देते हैं, और उससे अनेक प्रकार की चादरें, गाटर, मशीनों के पुर्जे, कृषि यंत्रों के पुर्जे सब बनाए जाते हैं। तो ये उद्योग धंधे हुए। अब उद्योग धंधों के दृष्टि से ये बहुत बड़ा चैप्टर है, किंतु मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि हम जानते हैं उद्योग के प्रकार में 3-4 प्रकार के उद्योग होते हैं। मुख्यतः होते हैं, सबसे पहला लघु उद्योग, यानी छोटा या हल्का उद्योग, कम पैसे की आवश्यकता पड़ती है इसको। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, मशीनें, सिलाई मशीन या साइकिल उद्योग, ऐसे जो अनेक उद्योग हैं जो कम पैसे में ही चल सकते हैं, उनको लगाया जाता है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बों में होते हैं। इसमें हाथ से अधिक काम किया जाता है, मशीनों से भी इनका सहारा लिया जाता है, और दोनों को मिला करके ये काम होता है, ये लघु उद्योग होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उद्योग आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग घरों में लोग अपने करते हैं, इसमें बहुत कम पूंजी खर्च होती है,
और ये हाथ से बनाए हुए काम होते हैं, जैसे मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन। इसी प्रकार से हम चटाई बुनना, दरी बुनना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, ये सब घरों में होने वाले छोटे छोटे हथकरघा उद्योग बड़े बड़े कस्बों में होते हैं, जैसे पागबड़ा है, कुंदरकी है, अगवानपुर है, ऐसे कस्बों में भी चलते हैं। इनमें कि मशीनों से कपड़ा बुना जाता है, तो उसमें कारीगर बुनते हैं। वो मशीनें नहीं बनती, कारीगर ही काम करते हैं, मशीनों की सहायता से करते हैं। कुछ अपने घरों में दरियाँ बुन लेते हैं, तो ये देखा होगा आपने, चटाई बुन लेते हैं, तो हाथ से बुनते हैं, मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही कुछ ग्रामीण उद्योग होते हैं जिसमें गेहूं से आटा बनाना या तिलहन से तेल निकालना, तेल निकालने की मशीनें होंगी गांव में, शहर में भी चलती हैं, कस्बों में। तो इसी प्रकार से जो ग्रामीण उद्योग हैं, ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य उद्योग हैं जो उनके बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग, रेशम कहाँ से बनता है? रेशम का एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को सहतूत या अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता है। अर्जुन का वृक्ष होता है, सहतूत का वृक्ष होता है, और बाग होते हैं बहुत बहुत बड़े, उसमें सहतूत के ही पेड़ होते हैं। उन सहतूत के वृक्ष पर इन कीड़ों को छोड़ दिया जाता है। सहतूत के वृक्ष की पत्तियों को खा करके ये कीड़े अपना पेट भरते हैं, और अपना जो पीछे से ये कोकून निकालते हैं, और उस कोकून में जो रेशम बनता है, कोकून से पतला धागा बनाया जाता है, और उससे रेशम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का उद्योग चीन में, भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके आगे है चॉकलेट, कोको, कहवा जिसे आप कहते हैं। तो कहवा यानी कोको एक फल है जिससे बीज निकाला जाता है। बीज निकाल करके फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको मशीनों में पीसा जाता है, और पीसने के बाद फिर उसको चीनी और कुछ तरल पदार्थ, उसमें दूध, चीनी, ये मिला करके फिर उसमें चॉकलेट तैयार की जाती है, पट्टी बनाई जाती है, जिसको हम चॉकलेट कहते हैं। तो ये चॉकलेट तैयार होता है। तो ये कहवा से होता है, और कहवा हमारे देश में तमिलनाडु और केरल में अधिक होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आगे वाला उद्योग है चाय। चाय कैसे बनती है भाई? सब लोग चाय पीते हैं, चाय के आदी हैं। तो ये चाय के बागान होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, असम में, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पानी नहीं रुकता, ऐसे क्षेत्रों में चाय के बाग होते हैं। क्योंकि चाय के पेड़ों के लिए पानी अधिक जरूरत है, किंतु पानी रुकना नहीं चाहिए। वो ढलान के खेत होते हैं, क्यारी नुमा होते हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं, ढलान में, पहाड़ों पे, जिसमें पानी नहीं रुकता। तो ऐसे बागान चाय के लगा जाते हैं, और वहाँ पर चाय की पत्तियाँ जो होती हैं, उन पत्तियों को चुना जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, सुखाए से फिर उनको पीसा जाता है, और पीसने के बाद फिर उनको अलग अलग प्रकार की वैरायटी की चाय बना दी जाती है। तो ये कुछ मोटे दाने की होती है, कुछ बारीक दाने की होती है, कुछ और बारीक होती है। तो इस प्रकार से वैरायटियों के रूप में चाय हमारे पास आती है। तो इस प्रकार से चाय बनाई जाती है। फिर है नमक। समुद्र के किनारे, समुद्र में खारा पानी होता है, तो समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, और उन क्यारियों में उस पानी को भर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद सूर्य के प्रकाश से जब तेज धूप पड़ती है, तो जो पानी होता है उसमें वो भाप बनकर या बाष्प बनकर उड़ जाता है, और नीचे नमक रह जाती है, जो ठोस रूप में जम जाती है। और उस नमक को फिर खोद करके फावड़ों की सहायता से या मशीनों की सहायता से उसको खोद करके और इकट्ठा किया जाता है। उसको बोरों में भर के बाजार में गली वाली नमक के नाम से जाना जाता है, और बोरों में भर के बाजार में भेज दिया जाता है। अब उसके कुछ कारखानों में उसको आयोडीन मिला करके जब उस नमक को पीसते हैं, तो वो थैलियों में पैक होकर के हमारे सामने आती है। जैसे टाटा की कंपनी की नमक सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसमें अनेक प्रकार के आयोडीन की मात्रा मिला करके और इसको नमक को तैयार किया जाता है, जो हमारे घेंघा रोग के लिए आयोडीन एक प्रमुख पदार्थ है, जो हमें फायदा देता है, जिससे घेंघा रोग नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से अब हम चलते हैं भारी उद्योग की तरफ।
तो भारी उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत बड़ी पूंजी लगाई जाती है। हमारे देश में सबसे बड़ा उद्योग, भारी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है। इस लोहा इस्पात उद्योग का जो विकास हुआ वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अधिक हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कारखाने लगाए गए, कुछ निजी क्षेत्र के कारखाने लगाए गए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने और निजी क्षेत्र के कारखानों में लोहा इस्पात तैयार किया गया। इसी प्रकार से मैं आपको सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के कुछ कारखानों को बताता हूं। निजी क्षेत्र का कारखाना सबसे पहले 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये झारखंड में, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार में कहते थे, किंतु अब ये कारखाना झारखंड में आ गया। तो झारखंड प्रदेश में जमशेदपुर नगर में स्वर्णरेखा नदी के किनारे लगा हुआ है। यह टाटा कंपनी का है और निजी क्षेत्र का एक सबसे बड़ा कारखाना है लोहा इस्पात का, जो हमारे देश में सबसे अधिक लोहा इस्पात उत्पादन करता है। ठीक इसी प्रकार से मैसूर प्रदेश में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, मिस्को, शॉर्ट में कहते हैं मिस्को, टाटा वाले कहते हैं टिस्को, इसको कहते हैं मिस्को। तो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को, ये भद्रावती नामक स्थान पर, मैसूर यानी कर्नाटक प्रदेश जो आज है, उसका पहले नाम मैसूर था। जब हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन चलता था तो उस समय मैसूर कहते थे, उस समय स्वतंत्रता से पहले। बाद में उसका नाम कर्नाटक रख दिया गया, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। तो वहाँ पर भद्रावती नामक स्थान पर मिस्को नाम का कारखाना सरकार की सहायता से चलता है। वो सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। इसी प्रकार से टिस्को, मिस्को, अब आता है इसको, है आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी राउरकेला। तो ये उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा में है। ऐसे ही भद्रावती कर्नाटक में और राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो पश्चिम बंगाल में। तो अनेक कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में चलते हैं और कुछ कारखाने ऐसे हैं जो सरकार द्वारा और निजी क्षेत्र के जो सेठ हैं उनके द्वारा लगाए गए कारखाने हैं। कुछ कारखाने हमारे ऐसे चलते हैं लोहा इस्पात के, जो कि विदेशों की सहायता से भी चलते हैं, यानी विदेशी कंपनियां भी उनमें सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग हमारे देश में एक सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। इसके बाद में दूसरा था सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग यानी उद्योग कहाँ लगते हैं? जिस क्षेत्र में उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, परिवहन के साधन की उपलब्धता हो जाती है, दूर संचार के साधन उपलब्ध जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में इन उद्योगों को लगाया जाता है। अब चूंकि दक्षिण के पठारी भाग में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें मध्य प्रदेश, इनमें ही इस क्षेत्र में 4-5 प्रदेश जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं, लोहा के भंडार पाए जाते हैं, लोहा के भंडार पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ही इनका केंद्र हो गया है, वहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं और आने जाने की सुविधा, परिवहन के साधनों का विकास किया गया है, दूरसंचार के साधनों का विकास किया गया है। तो इस क्षेत्र में कारखानों का विस्तार है। दूसरा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? कपास, कपास का मतलब रुई। तो ये कपास सबसे अधिक जो पैदा होती है भारत में, वो गुजरात और महाराष्ट्र प्रदेश में पैदा होती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के वैरायटी की कपास, उत्तम किस्म की खुदाब पैदा होती है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार से कच्चा माल अधिक होने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश में सूती वस्त्र के अनेक कारखाने लगाए गए हैं। अकेले अहमदाबाद में, जो कि गुजरात की पहले राजधानी थी, वर्तमान समय में गुजरात की राजधानी बदलकर गांधीनगर है, पहले अहमदाबाद थी, और अहमदाबाद में अकेले में ही 80 से 85 कारखाने सूती वस्त्र के लगाए गए हैं। इसलिए पूरे भारत में सबसे अधिक कारखाने अहमदाबाद में हैं सूती वस्त्र के, इसलिए अहमदाबाद को भारत के सूती
वस्त्र के कारखाने अधिक होने के कारण भारत का मानचेस्टर की संज्ञा दी गई। यानी भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अब मानचेस्टर क्या, बच्चों इस बारे में जागृति होनी चाहिए थोड़ी समझने कि मानचेस्टर एक ऐसा स्थान है, इंग्लैंड में है, जहाँ जब सब देशों पर इंग्लैंड का अधिकार था, लगभग 80% देशों पर इंग्लैंड का आधिपत्य था, सब देश उसके उपनिवेश थे, तो वहाँ पर मानचेस्टर नाम के स्थान पर सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने लगाए गए, क्योंकि कच्चा माल अनेक देशों से जहाँ उनके उपनिवेश थे, भारत भी हमारा देश जो अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, तो यहाँ से कच्चा माल जाता था, चीन से जाता था, अनेक देशों से जाता था, एशिया महाद्वीप के अनेक देशों से, अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों से कच्चा माल अंग्रेज ले जाते थे, और मानचेस्टर नामक स्थान पर वहाँ पर सूती वस्त्र के कारखाने थे, और संसार में सबसे अधिक कारखाने सूती वस्त्र के मानचेस्टर में लगे। वो प्रसिद्ध हुआ, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में सबसे अधिक कारखाने अहमदाबाद में लगे, तो इसलिए सूती वस्त्र के जो कारखाने अधिक होने के कारण उसको भारत का मानचेस्टर की संज्ञा दी गई। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र में मुंबई। तो मुंबई को भारत की सूती नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी सूती वस्त्र के अनेक कारखाने हैं, और इसलिए अच्छे और उत्तम कोटि के यहाँ सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जो विदेशों को निर्यात कर जाते हैं। तो पूना है, सूरत है या मुंबई है, इन सब में सूती वस्त्र के अनेक कारखाने महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं, जो कि एक सूती वस्त्र का एक अच्छा केंद्र वहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से उत्तरी भारत में भी कानपुर नगर को उत्तर भारत का मानचेस्टर की संज्ञा दी गई, क्योंकि उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड, हिमाचल आदि सबको मिलाकर के भी उत्तरी भारत में सबसे अधिक कारखाने कानपुर में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक नगर है, वहाँ पर सबसे अधिक कारखाने पाए जाते हैं। इन्हें उत्तरी भारत का जो मानचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संसार में सबसे अधिक कारखाने यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में सिलिकॉन घाटी में पाए जाते हैं। वहाँ 20 किलोमीटर चौड़ा और 50 किलोमीटर लंबी पट्टी में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है। सबसे अधिक कारखाने वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए सिलिकॉन घाटी को सूचना और प्रौद्योगिकी का केंद्र माना जाता है। किंतु हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बंगलुरु को माना जाता है, जो कर्नाटक प्रदेश की राजधानी है, और जो हमारे देश की वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं हमारे देश में बंगलुरु में पाई जाती हैं, इसलिए उसको वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं। और बंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी की 300 से अधिक कंपनियां काम करती हैं, इसलिए वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जिसके द्वारा हम बैठे बैठे अनेक प्रकार के विदेशों में और देशों में होने वाली घटनाओं की जानकारी अपने घर में बैठे बैठे इंटरनेट की सहायता से कर लेते हैं। ठीक इसी के आगे हम चलते हैं मशीन यंत्र, यानी अनेक प्रकार के मशीनों के पुर्जे, मशीनों के बनाने के लिए छोटे मोटे पुर्जे बनाए जाते हैं, वो मशीनों में बनाए जाते हैं, मशीन यंत्र कहलाता है। जैसे HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो घड़ियों की पुर्जे बनाता है, इसके कारखाने हरिद्वार में, मध्य प्रदेश भोपाल में और अनेक स्थानों पर बनाए गए हैं। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी मशीनों के पुर्जे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसके आगे आता है रासायनिक उर्वरक, यानी जो रासायनिक खाद होती हैं, जो किसानों के लिए खेती में डालने काम आती हैं, जिसमें यूरिया, सल्फेट, कैल्शियम, फास्फेट, अमोनिया, इस प्रकार से जो खाद होती है रासायनिक, जो हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी उर्वर शक्ति को बढ़ाने में काम आती हैं। और कुछ जैविक खाद भी होते हैं। तो रासायनिक खादों की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश में गोरखपुर में है, सिंदरी में है, या महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, अनेक कारखाने लगाए गए हैं जहाँ से हम रासायनिक उर्वरक प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं चीनी। तो चीनी उद्योग के कारखाने हर जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कारखाने चीनी के पाए जाते हैं। तो चीनी मिलें लगी हुई हैं, एक एक जिले में कई कई मिलें पाई जाती हैं। हमारे में जो मरवाड़ जिले में है, ये अगवानपुर नाम से एक चीनी मिल है, अगवानपुर शेरवे के आगे पड़ता है और कांठ रोड पर पड़ता है। ऐसे इसी प्रकार से मुरादाबाद में बिलारी में एक चीनी मिल है, बहजोई में है, मंझावली में है, राणा शुगर मिल है जो काशीपुर की तरफ पड़ती है, ठाकुरदागा रोड पर। इसी प्रकार से
असमोली चीनी मिल जो संभल जिले में पड़ती है, और बिजनौर में बहुत सारी मिलें पड़ती हैं। चांदपुर है, नैनीबाद है, धामपुर है, बिजनौर है, सेवारा है। इसी प्रकार से सिंभावली जो हापुड़ में पड़ती है, और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी की अधिक मिलें हैं, क्योंकि गन्ने का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र है, और इसलिए यहाँ पर गन्ना अधिक पैदा होता है, तो यहाँ पर चीनी की अधिक मिलें लगाई जाती हैं और चीनी अधिक पैदा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत का 50% गन्ना पैदा होता है, और यहाँ पर अधिक से अधिक चीनी मिलें लगाई गई हैं, जिससे चीनी उपलब्ध होती है और विदेशों को भी निर्यात की जाती है। ठीक है, वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योग की दृष्टि से लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, मुंबई, इस प्रकार के अनेक कारखाने वायुयान के लगे हुए हैं। वायुयान के पुर्जे बनाए जाते हैं, और वहाँ पर वायुयान केंद्र स्थापित है। वायुयान के जो वायुयान बनाए जाते हैं, हवाई जहाज जिसे कहते हैं, उनके बनाने के केंद्र हैं। रेल उपकरण, रेल उपकरणों में इंजन जैसे चित्तरंजन में बनाया जाता है, बनारस में बनाया जाता है, तो चित्तरंजन में रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, और बनारस में लोकोमोटिव यानी जो डीजल से चलने वाले इंजन हैं वो बनाए जाते हैं, और जो डिब्बे हैं वो कपूरथला पंजाब में बनाए जाते हैं, जो रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उद्योग हम आगे बढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग की दृष्टि से हमारे प्रदेश में चुर्क प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में सतना है, राजस्थान में कटनी है। तो इस प्रकार से अनेक केंद्र हैं जहाँ पर सीमेंट उद्योग बनाता है, यानी सीमेंट कहाँ से बनता है? पत्थर से बनता है। अनेक प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसमें, और इस प्रकार से सीमेंट उद्योग स्थापित हैं, जिससे हमें अनेक लाभ मिलता है। तेल शोधन के कारखाने लगाए गए हैं, यानी खनिज तेल, कच्चा तेल निकाला जाता है, और तेल से हम संशोधन करते हैं मशीनों में। हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, जो तेल शोधन करता है। तेल जो कच्चा निकलता है वो एक ही प्रकार का होता है, मशीनों से वैरायटी निकाल करके उसमें डीजल, पेट्रोल या कच्चा तेल या केरोसिन या हल्का तेल जो वायुयान में चलता है, या क्रूड, या उसके बाद में फिर डाबर बच जाता है जो कूड़ा कचरा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कारखाने, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे हमारे देश में चल रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपने जो पाठ पढ़ाया इसको ध्यानपूर्वक सुना आपने, और सुनने के लिए धन्यवाद। किंतु बच्चों, पाठ को किताब में पूरा पढ़ना, क्योंकि वीडियो में हर बात को बारीकी से नहीं बताया जा सकता, इसकी समय लिमिट है, तो इसलिए आपको पढ़ना है, और इसके प्रश्नों को जो हम PDF में आपको भेजेंगे उन्हें लिखना है, याद करना है। आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये पाठ आएगा, और जो आपको उन्होंने पाठ्यक्रम भेजा है वो पाठ्यक्रम भेज चुके हैं कक्षा 8 में, हम उसको देख करके याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ओके।